Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So this is basically part 2 of the functions of mitochondria. In part 1, we have discussed how mitochondria perform its function in energy generation. Now in this part 2, we are going to discuss further 3 important functions of mitochondria in detail. I suggest you guys to watch Structure of Mitochondria 2 in order to understand functions of mitochondria adequately. I have mentioned the link in the description box. Now another function that mitochondria perform is in cell death or apoptosis. Apoptosis is a form of programmed cell death or cellular suicide. It is different from necrosis. Basically apoptosis और necrosis दोनों में ही cell की death होती है. But these are two different phenomena. Now what is the difference in between apoptosis and necrosis? Basically apoptosis में जो cell death है वो programmed है, internally regulated है. हमारी बॉडी को ऑलरेडी इल्म होता है कि ये सेल सिस्टम से एलिमिनेट होने वाला है. वाइल इन केस ऑफ नेक्रोसिस में क्या होता है कि बिल्कुल अनप्रोग्राम्ड सडन सेल डेथ होती है. दैट्स वाई नेक्रोसिस जो होती है वो एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न्स, एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी और ट्रॉमा, डिजीज़ कंडीशन में या इन्फेक्शंस के नतीजे में होती है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज कॉजेज़ जो सेल डेथ होती है वो सडन होती है. बॉडी उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होती, बिल्कुल अनप्रोग्राम्ड और प्री मैच्योर सेल डेथ होती है. क्योंकि बॉडी इस तरह की सेल डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं होती, इसीलिए जो सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं एक सेल के डाई होने के नतीजे में जो उसके कंटेंट्स रिलीज होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है. वाइल इन केस ऑफ एपोप्टोसिस जो सेल डेथ होती है वो प्री प्रोग्राम्ड होती है, हमारी बॉडी उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होती है. दैट्स वाई जब एपोप्टोसिस से सेल डाई होता है तो फिर उसके जो कंटेंट्स रिलीज होते हैं दे विल नॉट इनिशिएट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स. कोई इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता. बहुत साफ सुथरे तरीके से जो सेल होता है वो सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाता है. वाइल इन केस ऑफ नेक्रोसिस जो होती है वो एक मैसी सेल डेथ होती है, मैस क्रिएट होता है. वाइल एपोप्टोसिस बहुत साफ सुथरी सेल की एलिमिनेशन होती है. एपोप्टोसिस के नतीजे में जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता. जो सेल होता है वो बहुत साफ सुथरे तरीके से सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाता है. सेल के कंटेंट्स को बाकायदा पैक किया जाता है जिससे हमारे इम्यूनिटी के सेल्स लाइक फेगोसिटिक सेल्स जो होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं. नाउ व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस के क्या कॉजेज हो सकती हैं? इट कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए डैमेज. अगर तो किसी सेल का डीएनए डैमेज हो रहा है तो उस सेल का सिस्टम से डिलीट हो जाना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो सेल डिवाइड करे और वही डैमेज डीएनए डॉटर सेल्स में रेप्लिकेट होकर जाए. नाउ अनदर कॉज ऑफ एपोप्टोसिस इज़ टू रिप्लेस ओल्डर सेल्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी के ओल्डर सेल्स हैं उनको न्यूअर सेल्स से, हेल्दियर सेल से रिप्लेस करने के लिए बॉडी में एपोप्टोसिस होती है. नाउ इट इज़ क्लियर दैट नेक्रोसिस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज while apoptosis occur in order to prevent disease. Mitochondria play a key role in many apoptotic responses. Basically, mitochondria functions like a central control room, collecting different information in the cell and determining whether the cell should live or die. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्रोल रूम. माइटोकॉन्ड्रिया सेल की वो मशीनरी है जिसके पास प्रो एपोप्टोटिक या एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल्स आते हैं. नाउ इफ द लीथल सिग्नल्स पास अ थ्रेशोल्ड, the outer mitochondrial membrane loses membrane potentials. This leads to the release of various mitochondrial intermembrane space proteins, which is basically cytochrome C, into cytosol that activates K spaces resulting in apoptosis. So what basically happens is that जब सेल के अंदर डेथ सिग्नल्स इनिशिएट होते हैं, अब ये डेथ सिग्नल किसी भी कॉज की वजह से इनिशिएट हो सकते हैं. दे कुड बी इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की एक्यूमुलेशन की वजह से या फिर ग्रोथ फैक्टर्स के ना होने की वजह से डेथ सिग्नल्स इनिशिएट हो सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन, जब सेल के अंदर डेथ सिग्नल्स इनिशिएट होंगे तो दे विल ट्रिगर और दे विल एक्टिवेट प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बैक एंड बैक्स. These back and backs are pro-apoptotic proteins. When they are activated, they will initiate the pathway of apoptosis. ये back और backs BCL2 फैमिली से बेसिकली बिलोंग करते हैं. ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती हैं but they are not activated. Once they are activated, what they will do? They will go
to the mitochondria and form oligomers on the outer mitochondrial membrane. These back and bags form oligomer on the outer mitochondrial membrane. We know that the intermembrane space contains cytochrome C. This cytochrome C will come out into the cytosol, क्योंकि ये जो बैक और बैक्स होते हैं ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इन्हांस कर देती है. जब ये साइटोक्रोम सी बाहर आएगा तो व्हाट इट विल डू, वी नो दैट साइटोक्रोम सी इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट इट इज़ गुड व्हेन इट रिमेन्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अगर साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है तो फिर ये क्या करता है, दिस साइटोक्रोम सी देन फॉर्म एपोप्टोसोम अलॉन्ग विद APF1. एपोप्टोसोम बेसिकली जो है साइटोक्रोम सी और APF1 का कॉम्बिनेशन होता है. फिर ये जो एपोप्टोसोम होता है ये रिक्रूट करता है और एक्टिवेट करता है केस्पेज 9 को. केस्पेज 9 एक्टिवेट करता है केस्पेज 3 को और एक तरह से एक पाथवे इनिशिएट हो जाता है एपोप्टोसिस का. फिर इन दी एंड क्या होता है कि देयर इज़ DNA फ्रेगमेंटेशन, DNA डैमेज होता है, प्रोटीन डैमेज होता है और फिर अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या निकलता है, देयर विल बी सेल डेथ. So this apoptotic pathway is basically initiated when cytochrome C comes out of the mitochondria and form apoptosome. Apoptosome caspase 9 को and then caspase 3 को activate करेगा और as a result of which cell will ultimately die. Now what is the role of mitochondria in heat production? Our body can produce heat by using a tissue called brown fat. Basically जो heat generation का phenomena होता है उसे बोलते हैं thermogenesis. और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में लाइक हम में, मैमल्स में ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि थर्मोजेनेसिस के नतीजे में हीट जनरेट होती है और इस हीट जनरेशन से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल्ड रहता है. जब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकेंगे, ह्यूमन बॉडी में लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते रहेंगे. तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए हमारी बॉडी को खुद से भी हीट जनरेट करनी पड़ती है. तो जब बॉडी के अंदर ब्राउन फैट के ज़रिए से हीट जनरेट होती है तो इसको बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन शिवरिंग? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वो होती है जो मसल्स के थ्रू होती है एंड इट इज़ अकरिंग इन ब्राउन फैट, सो इट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सो नाउ ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन वाइट एडिपोज टिश्यू. वी नो हमारी बॉडी में दो तरह के एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ब्राउन एंड वाइट. वी कंटेन मोर वाइट एडिपोज टिश्यू. वाइट एडिपोज टिश्यू कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू ओबेसिटी. मोटापे में वाइट एडिपोज टिश्यू का बहुत रोल होता है. जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो उतना ज़्यादा ओबेस होता है. ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट होता है इट इज़ बेसिकली यूज टू जनरेट हीट. इसका बेसिक जो काम होता है वो हीट जनरेशन होता है, स्पेशली इन कोल्ड वेदर्स, कोल्ड टेम्परेचर में. नाउ हाउ मच वी कंटेन ब्राउन एडिपोज टिश्यू? हमारे अपने अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू कितना होता है? वी कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू. जो इन्फेंट होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर कंपैरेटिवली फिर भी ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है. बट एज वी एज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी से ब्राउन एडिपोज टिश्यू कम होता जाता है. एंड रिसर्चेज ऑल्सो शो कि वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू उन लोगों से ज़्यादा होता है जो गर्म इलाकों में रहते हैं. सो दिस थिंग मेड इट क्लियर कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू का बेसिक जो काम होता है वो हीट जनरेशन होता है. नाउ दिस ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज क्वाइट डिफरेंट. इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग ATP by the end of electron transport chain, the proton leaks through uncoupling proteins to generate heat. Let's understand this. Here in this picture we can see mitochondria. This is the outer mitochondrial membrane, this is the inner mitochondrial membrane, this is the intermembrane space, and on the crystal surface of the inner mitochondrial membrane is present the electron transport chain. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल सरफेस पर होती है. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या काम होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और इसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को NADH और FADH2 से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफ़र करे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ATP जनरेट होता है. बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू? अगर ये हमारे पास एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू का माइटोकॉन्ड्रिया है तो let's have a close look on the crystal surface of this mitochondria. Let's consider
that this is the crystal surface of the inner mitochondrial membrane of brown adipose tissue. ये brown adipose tissue के mitochondria का crystal surface है. Now on this crystal surface we can see that there is electron transport chain. ये electron transport chain है जिसका काम electrons को transport करना है from one complex to another. On this crystal surface we can also see that there is ATP synthase. ATP synthase भी है जो oxidative phosphorylation में क्या काम करता है, प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट फॉर्म्स ATP. इसका काम ATP जनरेट करना है. बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू? जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है उसके क्रिस्टल सरफेस पर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेस होता है बल्कि इट ऑल्सो कंटेन अनकपलिंग प्रोटीन. What this uncoupling protein do? We know that protons are present more in the mitochondrial matrix. लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपना काम करती रहती है वैसे वैसे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते रहते हैं. जैसे जैसे प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा. जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो यही प्रोटॉन्स ATP सिंथेज के ज़रिए से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ATP जनरेट होगा. इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू these protons not only enters through ATP synthase into the mitochondrial matrix, they also take the route of uncoupling proteins to enter the mitochondrial matrix. ये अनकपलिंग प्रोटीन्स के ज़रिए से भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएंगे. जब ये प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे बट थ्रू अनकपलिंग प्रोटीन तो दे विल जेनरेट हीट. This is basically the heat that is generated as a result of non-shivering thermogenesis. This is the way in which mitochondria of brown adipose tissue generates heat. And this is how mitochondria play its role in non-shivering thermogenesis. Now the last function of mitochondria is calcium homeostasis. We know that calcium is very important ion in our body. ये बहुत important है. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, हार्ट की नॉर्मल बीट के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है. सो कैल्शियम इज़ अ वाइटल आयन फॉर मैनी सेल्यूलर प्रोसेसेस वी नो. देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ टाइटली रेगुलेटेड. इसकी कॉन्सेंट्रेशन का टाइटली रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है. Mitochondria play a part in this by quickly absorbing calcium ions and holding them until they are needed. Mitochondria कैल्शियम के स्टोर हाउस के तौर पर भी काम करता है. Now mitochondria play a part in this by quickly absorbing calcium ions and holding them until they are needed in the cell. So now this is all about the functions of mitochondria. In these two parts, we have discussed 4 important functions of mitochondria. Do like, share and subscribe the channel if you like the video. Thank you.